साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो ये कार्यक्रम है एक तरह से 3-in-1 प्रोग्राम है। कल 18 दिसंबर है, कॉमरेड विनोद मिश्रा की बरसी। कुछ उनके बारे में भी चर्चा ज़रूर करेंगे। आज अरिंदम जी की ये जो किताब है, हम लोगों ने बहुत पहले एक कम्युनिस्ट आंदोलन के पूरे इतिहास का एक सीरीज़ निकालने के बारे में सोचा था। वो काम तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन शुरुआत से लेके 1950 तक इस दौर का एक दस्तावेजीकरण हुआ है। और जैसे साथियों ने कहा कि ये काम सीपीआई ने भी किया, सीपीएम ने भी किया, तो कम्युनिस्ट आंदोलन तो सबका है, उसको पार्टी के नज़र से देखने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश के कम्युनिस्टों का संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 साल के मौके पर हम लोग हैं अभी। और तीसरा था कि ये 100 साल के मौके पर, और जाहिर सी बात है आज ऐसे मोड़ पर हम खड़े हैं तो लोग कहेंगे कि भाई कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। और उधर 100 साल आरएसएस ने भी पूरा किया और ये लोग कहाँ पहुँच गए। तो ये तुलना तो हर रोज़ हर पल हमारे सामने ये तुलना है, और इस दौर के बारे में भी तो कुछ चर्चा करनी ही होगी। तो कॉमरेड विनोद मिश्रा 1998 में हमारी सेंट्रल कमेटी की मीटिंग चल रही थी लखनऊ में। उस मीटिंग के ही एक तरह से आखिरी दिन 18 दिसंबर 19 दिसंबर को मीटिंग ख़त्म होनी थी, और 17 तारीख रात में दिल का दौरा पड़ा और 18 शाम होते होते गुजर गए लखनऊ में। तो अगर संक्षेप में उस दौर को थोड़ा सा हम लोग समझना चाहें तो 30 साल का उनके पास एक कम्युनिस्ट यात्रा रही, नक्सलबारी से लेके 98 तक, 68 टू 67-68 के से 98 तक। तो कॉमरेड विनोद मिश्रा उस समय दुर्गापुर आर्य कॉलेज में छात्र थे, पढ़ रहे थे। और वो दौर ऐसा था, आज सच में उसके बारे में सोचना भी थोड़ा कठिन है कि कितना ज़बरदस्त नक्सलबारी का इम्पैक्ट था। लगभग उस समय लोगों ने एक जैसे आज़ादी के आंदोलन के दौर में जो इम्पैक्ट था, लोगों को लगा कि अगले 5 साल 10 साल ये आज़ादी के लिए, बाकी और कुछ नहीं सोचना है इस समय। तो नक्सलबारी ने कुछ इसी तरह का माहौल देश में बनाया था कि उस दौर के लोगों को लगा था कि अब और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अगला 5 साल 10 साल पूरी ज़िंदगी अब क्रांति के लिए। तो अब ये आकलन लोगों को लग सकता है कि बहुत बढ़ा हुआ मूल्यांकन था, बड़ा आकलन था, ऐसा कोई माहौल था नहीं देश में। अब ये इसको लेके तो बहसें हो सकती है, लेकिन ये ज़रूर 67 में जब नक्सलबारी हो रहा था, उसी साल में हम सब लोग याद रखे हुए हैं कि देश में पहली बार 9 राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। पूरे देश में एक बड़ा नौजवानों के बीच में मोहभंग हो रहा था। तो देश तो ज़रूर नया कुछ ढूंढ रहा था, हवा में तो ज़रूर कोई बड़े बदलाव की बात तो ज़रूर थी। और ऐसे दौर में कम्युनिस्टों के एक हिस्से ने सोचा कि क्यों नहीं क्रांति को ही एजेंडा बना दिया जाए और क्रांति के लिए निकल पड़ा जाए। और लोग निकल पड़े और बहुत बड़े दायरे में वो एक जन आंदोलन था। वो कोई 2-4-10 लोगों का कहीं कोई अलग थलग कुछ बिल्कुल नहीं था। वो उस दौर में आप देखेंगे कि नक्सलबारी के इलाके में जो चाय बागान का इलाका था, उस इलाके के लोगों का, आम लोगों का आंदोलन था। हजारों के तादाद में दिल्ली से लेके कलकत्ता से लेके तमाम विश्वविद्यालय से, इंजीनियरिंग कॉलेज से, मेडिकल कॉलेज से लोग पूरा कैरियर छोड़ करके उतर के चले जा रहे हैं होल टाइमर बनने के लिए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये पागलपन कहाँ से लोगों में आया अगर कुछ था नहीं तो था, बहुत बड़ा कुछ था। और उसी से पार्टी बनी थी सीपीआई-एमएल, और उसको कुचल देने के लिए आज जैसे ऑपरेशन कगार हम देख रहे हैं, बिल्कुल ऑपरेशन कगार ही था। बिल्कुल मार दो, ख़त्म कर दो, सबको पकड़ करके मार दो। तो जेल जेल के अंदर मारा गया, जेल के बाहर मारा गया, बड़ा बड़ा जनसंहार
बंगाल में कलकत्ता शहर के किनारे पर वहाँ काशीपुर बरानगर है। 2 दिन तक जो आज मॉब लिंचिंग हम कहते हैं, जिस तरह का प्रोग्राम हम देखा हमने, जो इंडोनेशिया में तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, तो 2 दिन तक एक इलाके को घेर करके जितने नौजवान थे 250 कम से कम संख्या में, उनको पूरी तरह से मार दिया गया। तो इस तरीके से एक पूरे मूवमेंट को शुरू में ही कुचल देने की, ताकि इसके नाम पर कोई कुछ भी जिंदा ना रहे देश में, उसको ख़त्म कर देने की जहाँ इतनी बड़ी कोशिश थी, ऐसे पृष्ठभूमि में कॉमरेड विनोद मिश्रा और हमारे और अन्य साथियों ने एक पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसलिए कहा कि उस माहौल को थोड़ा समझ लिया जाए कि सिर्फ 3 लोगों ने एक सेंट्रल कमेटी बना दी, 3 लोगों की एक सेंट्रल कमेटी, और चल पड़े कि हमें फिर से पार्टी को जिंदा रखना है, जिंदा बनाना है, पूरे देश में संगठित करना है। तो यहाँ से जो यात्रा शुरू हुई कि पार्टी एक धक्के के बाद फिर से कैसे इसको खड़ा किया जा सकता है, वही यात्रा वहाँ से शुरू होकर के 98 में आकर के एक तरह से उनके ज़िंदगी की यात्रा ख़त्म होती है। और उस दौर में भी जो कुछ खास बात जो मेरे ख्याल से कॉमरेड वीएम को कॉमरेड वीएम बनाया, कि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा काम एक छोटे संगठन को, एक ग्रुप को खड़ा कर देना है। नहीं, हमारा काम है कि पूरे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन का क्रांतिकारीकरण करना है, कि पूरे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन में वो क्रांतिकारी गति, उसके अंदर वो पूरा तेवर, पूरे देश के कम्युनिस्ट आंदोलन में इसको खड़ा करना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे सामने कोई छोटा एजेंडा नहीं है, एजेंडा बड़ा है। और तब जब इतना बड़ा लक्ष्य था, तभी आप देख सकते हैं कि नहीं तो जहाँ से आंदोलन हमारा शुरू हुआ, नक्सलबारी से वो चिंगारी आकर के गिरी भोजपुर के गांव में, एकवारी में, तो वो वहीं ख़त्म हो जा सकती थी। वो एकवारी में कुछ हुआ, बड़ा आंदोलन कुछ हुआ, एक लोकल आंदोलन से बात ख़त्म हो जा सकती थी। तो एक लोकल कहीं एक विस्फोट होता है, एक आंदोलन खड़ा होता है, वहाँ से एक सपना देखते हैं कि हमें पूरे नेशनल पॉलिटिकल एक अल्टरनेटिव खड़ा करना है। एक वो उस पूरे दौर में, क्योंकि जिस दौर में नक्सलबारी हुआ और जिस दौर में हम लोग बाद में कर रहे हैं, वो 77 जिसके बारे में उमा जी बता रही थी कि इमरजेंसी के दौर में भी कितना ज़बरदस्त दमन था। तो उस दमन के बाद जो देश में लोकतंत्र की वापसी और उससे जो एक ख्वाहिश पैदा हुई कि एक रोबस्ट डेमोक्रेसी देश में बने, एक डेमोक्रेसी हो जिसके अंदर काफ़ी माने वो सिर्फ चुनाव का डेमोक्रेसी ना हो, 5 साल में 1 दिन की डेमोक्रेसी ना हो, रोज़मर्रे के डेमोक्रेसी हो, सबके लिए हो। तो वो डेमोक्रेसी के लिए जो कोशिश शुरू हुई, उसके लिए एक अलग मंच भी बना था इंडियन पीपल्स फ्रंट के नाम से। और इसके बाद सोवियत का कोलैप्स, उसके बाद हमारे सामने ये बीजेपी का इतना बड़ा उभार, आरएसएस का इतना बड़ा उभार। और आज तो हम पीछे मुड़ करके जब देखते हैं, जब लोगों को लगता है कि भाई क्या भारत में जो फांसीवाद का दौर है, इसका कोई खास तिथि भी हम तय कर सकते हैं कि कब से ऐसा हुआ, तो निश्चित तौर पर उसमें भी अगर कोई तिथि अगर देखना हो तो था 6 दिसंबर 1992। वो सिर्फ एक मस्जिद को गिराने का काम नहीं था, वो बाकायदा एक पब्लिक अनाउंसमेंट था कि वी हैव अराइव्ड, कि भारत में हम पहुंच गए हैं, हम आ गए हैं। तो उसकी घोषणा, और उस घोषणा के बाद जाहिर सी बात है कि तब तक जो हमारी पार्टी एक अंडरग्राउंड पार्टी थी, हम लोगों को लगा कि पार्टी को आप खुल करके पूरे इस चुनौती को कबूल करते हुए सामने आके लड़ना चाहिए। तो ये एक यात्रा, 30 साल की एक यात्रा, और हमें लगता है कि हम लोग जो कुछ भी आज CPI लिबरेशन कोशिश में है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा योगदान हमें चारू मजुमदार का तो शुरुआती वो इंस्पिरेशन था, लेकिन सबसे बड़ा इसमें तमाम तरह के प्रयोग अवधारणा के धरातल पर, पहलकदमी के धरातल पर, सोच के धरातल पर, तमाम इस तरीके के संगठन निर्माण और आंदोलन निर्माण के मामले में ये बहुत बड़ा योगदान कॉमरेड वीएम का है। और इसीलिए हमने आज सोचा कि कॉमरेड वीएम को सिर्फ CPI-ML के जनरल सेक्रेटरी थे इस रूप में नहीं, अगर भारत के पिछले 100 साल के संगठित कम्युनिस्ट आंदोलन के अगर हम नेताओं की चर्चा करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये एक गजब किस्म का प्रयोग था, जहाँ थ्योरी और प्रैक्टिस, जिसके बारे में पहले भी हमारे साथियों ने कहा कि
जनता के बीच में जाओ, ले जाओ, वहाँ जा कर के प्रयोग करो, वहाँ से उठा के ले आओ, फिर उसके लेकर के देखो, तैयार करो। तो थ्योरी और प्रैक्टिस का इतना ज़बरदस्त इंटीग्रेशन, कोशिश, और पूरे एक तरीके से कम्युनिस्ट आंदोलन का जो उसकी व्यापकता होनी चाहिए, जिस व्यापकता के बजाय बगैर कम्युनिस्ट आंदोलन नहीं रह जाता है, तो वो उसकी जो गहराई, उसकी जो व्यापकता, उस पूरे इसकी जो पूरी एक कोशिश हुई। तो हमें लगता है कि कॉमरेड विनोद मिश्रा को भी हम लोग आज पूरे पिछले 100 साल के कम्युनिस्ट आंदोलन के एक बहुत अलग किस्म के एक प्रयोग जो शायद अभी भी जारी है, जिससे पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन को निश्चित तौर पर आज अलग अलग छोटे छोटे फ्रेम में देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे कम्युनिस्ट आंदोलन का एक अगर आज के इस मोड़ पर हम लोग देखें तो हम लोगों को उस पर बार बार लौट के जाना होगा, और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो शायद अधूरी रह गई, जिस प्रयोग की उन्होंने शुरुआत की वो अभी तक उसको आगे बढ़ाना है, तो उस सूत्र को लेके हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसी दौर में हम तो बात कर रहे हैं अपने देश के संदर्भ में, लेकिन कम्युनिस्ट आंदोलन है तो इंटरनेशनल, और तो पिछले 100 साल के इतिहास में जो कम्युनिस्टों का दुनिया में एक तरह से सबसे बड़ा अचीवमेंट था एक ज़माने में, जिसको पूरी दुनिया जानती थी, सोवियत यूनियन, एक पूरी क्रांति, वो पूरे की पूरी क्रांति, वो जो सोवियत यूनियन बनी वो ढह गया। तो अब इसको भी बिल्कुल सोचना पड़ेगा कि भाई हम जहाँ एक खड़ा किए थे वो टिका ही नहीं 70 साल के बाद। क्यों नहीं टिका, क्यों नहीं चल पाया? तो उसके भी बहुत सारे उससे सबक लेना है कि वो कहाँ जा कर के फंसा मामला। तो वो भी कॉमरेड वीएम ने भी सोचा, और हमें लगता है कि कम्युनिस्ट दुनिया भर में सोच भी रहे हैं। तो उससे एक बड़ा सवाल जो निकल कर के आया कि सोवियत यूनियन के अंदर तो जो एक तरीके से ठहराव आया, तो एक बड़ा फैक्टर है। जिस तरह से सुपर पावर बना और अमेरिका के साथ एक होड़ में शामिल हो गया, तो वो सोवियत यूनियन के लिए सस्टेनेबल नहीं था, अनसस्टेनेबल था। और जो सबसे बड़ा सवाल आया कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक इतना बड़ा अलगाव बन गया, लोगों की भागीदारी, लोगों का जुड़ाव उस पूरे प्रोजेक्ट के साथ, तो जिसको हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी का सवाल। तो ये कम्युनिस्टों के सामने दुनिया भर में ये सवाल आ गया, जो कम्युनिस्टों के खिलाफ प्रचार होता है कि अच्छे लोग हैं कम्युनिस्ट लोग, कुछ गरीबी को मिटा सकते हैं, बेरोज़गारी को कम कर सकते हैं, कमज़ोर लोगों को खड़ा कर सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के मामले में कम्युनिस्टों ने कुछ किया नहीं। तो ये इसका जवाब तो देना होगा। इसका जवाब अभी तक कम्युनिस्टों को हमें लगता है कि सोवियत यूनियन से और कहीं ज़्यादा बेहतर एक बिल्कुल एक डेमोक्रेटिक मॉडल, एक ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी और ऐसे कम्युनिज्म की धारणा हमें खड़ा करना होगा कि जहां हम कम्युनिज्म के बारे में कह दें कि कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी इज कम्युनिज्म। डेमोक्रेसी को कंसिस्टेंट बना दो, डेमोक्रेसी को कंसिस्टेंट बना दो, सबके पास उपलब्ध करा दो, सब जगह ले जाओ, दैट इज़ कम्युनिज्म। इसके लिए हमें कोई अलग की बहुत दूर का कोई एक, ठीक है शोषण मुक्त समाज है, वर्ग विहीन समाज है, लेकिन उस समाज में उसकी कल्पना हम अगर इस रूप में करें कि डेमोक्रेसी, द डीपेस्ट एंड द ब्रॉडेस्ट डेमोक्रेसी, मोस्ट कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी, अगर ये नहीं है तो शायद बहुत कुछ है नहीं तब। तो ये, और इसीलिए हम लोग तो प्रोग्राम में भी तो बात करते हैं तो डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन की बात करते हैं। इसका मतलब कि हिंदुस्तान में रेवोल्यूशन के बगैर तो कोई डेमोक्रेसी, मजबूत डेमोक्रेसी तो बन भी नहीं सकती। तो एक हमें लगता है कि ये जो दुनिया भर के कम्युनिस्टों के सामने जो हम आगे की सदी की बात कर रहे हैं, पिछले सदी पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने से आप पीछे मुड़ करके देखेंगे तो आपको लग सकता है कि ऐसा ना हो करके, अगर ऐसा होता तो ये टेलियोलॉजी में जाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, ट्रैजेक्टरी कुछ और होता, पॉलिसी कुछ और होती, ऐसे ना करके वैसे सोचते तो क्या होता, बहुत कुछ हो सकता था, बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन हमें लगता है कि हाइंडसाइट में तो वी आर ऑल वेरी वाइज। हाइंडसाइट में चले जाएं तो उसमें भी हम सब लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, और लॉन्ग रन में की बात करें तब भी वी आर ऑल डेड। तो ये दोनों ही हमारे सामने है। तो कम्युनिस्टों को
एक इमीडिएट कंटेक्स्ट में अगर इसको रिवाइव करना है तो ये डेमोक्रेसी की चुनौती, और हमारे देश में तो बिल्कुल वही डेमोक्रेसी की चुनौती है। आज तो जो फासीबाद देश में आया है कि जो भी डेमोक्रेसी हमें आज़ादी के साथ मिली थी, आज़ादी के साथ एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक लोक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मिल गई, सबके लिए वोटिंग राइट मिल गया, जो कुछ भी मिला था वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, कभी कभी बहुत बड़ा झटका दे करके उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो आज तो भारत में कम्युनिस्टों के सामने अगर हम इस डेमोक्रेसी के लिए जो हिंदुस्तान इस समय तरस रहा है कि कैसे ये डेमोक्रेसी बचेगा या मजबूत होगा, अगर इस डेमोक्रेसी के चैंपियन के रूप में अगर हम इमर्ज कर पाएंगे, so that will be the best achievement of the communist movement, that will be the best description of the communist movement, that will be the best advance for the communist movement। बाकी तो हमें लगता है कि एक तो ये बड़ा सवाल हमारे सामने है कि कैसे आज के दौर में जो डेमोक्रेसी की लड़ाई है, इस लड़ाई को, क्योंकि ये आज़ादी के आंदोलन के दौर में हम लोग थे कम्युनिस्ट, हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मामलों में शुरुआत कम्युनिस्टों ने की, कम्युनिस्टों के दबाव से ही बहुत कुछ बना, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है कि जो देश में आज़ादी का आंदोलन था, उस आंदोलन के लीडिंग करंट के रूप में कम्युनिस्ट इमर्ज नहीं कर पाए। हम एक तरीके से सेकंड थर्ड या जो कह लीजिए उसमें जो उस पूरे आज़ादी के आंदोलन के लीडरशिप का जो रोल है, वो रोल कांग्रेस के हाथ में गई, या उसके क्लास की अगर बात करें तो वो रोल भारत के जो बुर्जुआ क्लास है उसके हाथ में गए। वो भारत के मजदूरों के, किसानों के, मेहनतकश के हाथ में वो नेतृत्व था नहीं। जो भगत सिंह ने सोचा था, सपना देखा था, तो वो हो नहीं पाया था, ठीक सी बात है। उसी दौर में जितने धारा के लोग थे, अलग अलग आज़ादी के आंदोलन में अलग अलग ढंग से लड़ रहे थे, और एक धारा बिल्कुल हिंदुत्व की थी, आरएसएस की और हिंदू महासभा की थी, जिसका कोई लेना देना नहीं था। तो आज वो जो धारा है जिसका आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था, जो आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ जो धारा चल रही थी, आज वही धारा, आज उसका एजेंडा है डीकोलोनाइजेशन। आज वो एंटी कॉलोनियल जो देश में जो भी लीगेसी है उसको ख़त्म करना, और उसको ख़त्म करने का उन्होंने नाम दे दिया कि ये डीकोलोनाइजेशन है। अब आप देख लीजिए वंदे मातरम को लेके जो बहस अभी हुई, जो वंदे मातरम, जिस वंदे मातरम को आज गाया जाता है, ओरिजिनली यही लिखा ही गया था, इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं। ओरिजिनल जो बंकिम की रचना थी वो इतनी ही थी, इतनी ही रचना थी, इसलिए किसी बड़ी रचना को छोटा कर दिया कि ये बात ही नहीं है, ये बकवास है, ये झूठ है बिल्कुल। तो ओरिजिनल जो रचना थी, जिसको रविंद्रनाथ ने, बाकी लोगों ने इसलिए स्वीकार किया आनंद मठ के बाद सब कुछ देखते हुए भी, क्योंकि वो लिखा जिस एंगल से भी गया हो, और आनंद मठ में उसको विस्तार दिया गया है, उसका जो भी रहा हो, लेकिन उस ऑब्जेक्टिवली वो उस दौर में कुछ हो ही नहीं सकता था एंटी कॉलोनियल के अलावा, उसमें कुछ हो, कोई हिंदुत्व की बात उसमें हो ही नहीं सकती थी। इसलिए वो वंदे मातरम जो है वो नारा बन गया इस देश के क्रांतिकारियों के लिए, आंदोलनकारियों के लिए, और वही पूरे वंदे मातरम ध्वनि के साथ लोग फांसी में जाने लगे। और इसीलिए रविंद्रनाथ ने कहा कि ये एक अलग चीज़ है, जो वंदे मातरम उन्होंने जो लिखा उसके अंदर बहुत ताकतवर है, उसकी ज़बरदस्त पोएटिक फोर्स है, लेकिन अगर उनको नेशनल सॉन्ग के रूप में स्वीकार किया गया, वो है कि इसमें इतने लोगों ने अपना खून दे दिया, अपना खून पसीना शहादत दे करके इसको एक अलग चीज़ बना दिया। अब वो वंदे मातरम जो ऑब्जेक्टिवली एक्चुअली इमर्ज कर गया, उसको रिकॉग्नाइज करते हुए बनाया गया कि नेशनल सॉन्ग। अब आप देख लीजिए, जिसका कुछ भी लेना देना, उस वंदे मातरम से भी कोई लेना देना नहीं था, उस पूरे आंदोलन से लेना देना नहीं था, वो आज पूरे पार्लियामेंट में 10 घंटे की बहस करा के और इसके चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लेबर कोड के बारे में हमारे साथी बता रहे थे शिंदे जी कि वो कैसे कैसे कानून बने थे। तो उनका एक तर्क है कि सारे अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने के कानूनों को ख़त्म करना है। तो वो चाहे आईपीसी को भी ख़त्म करना है, वो ट्रेड यूनियन एक्ट था, वो फैक्ट्रीज एक्ट है, वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, वो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानूनों को ख़त्म करना है। तो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून क्या तोहफे में वहाँ मिले थे?
अंग्रेज़ों के ज़माने में अगर कहीं कोई देश में उस समय मज़दूरों के लिए कोई फैक्ट्री इंस्पेक्शन का, कोई वेज का कोई भी एक्ट अगर बना, ये तो कोई कॉलोनियल गिफ्ट तो था नहीं। ये तो उस दौर में जो आंदोलन कर रहे थे, कम्युनिस्ट हो या नॉन कम्युनिस्ट हो, बाबा साहब अम्बेडकर की कितनी बड़ी भूमिका है। अभी मैं तमिलनाडु में अपनी पार्टी के सम्मेलन के लिए तूतुकुड़ी गया था। वो वी.ओ. चिदम्बरम के नाम से वो पूरा शहर है और उनका जो इतिहास रहा है, एक तरफ वो शिपिंग कंपनी खोल रहे हैं, एक इंडिजिनस, और स्पिनिंग मिल के वर्कर को संगठित कर रहे हैं, और स्पिनिंग मिल के वर्कर के ट्रेड यूनियन राइट के लिए लड़ते हुए 4 साल जेल में जिस तरह से उनको झेलना पड़ा, जिस तरीके की प्रताड़ना, और कभी कांग्रेस में शामिल होते हैं, कभी कांग्रेस से अलग होते हैं, तो वैसे ढेरों लोग। आपके संतोष कुमारी देवी पश्चिम बंगाल में जो जूट मिल के सबसे पहले प्रेसिडेंट और सबसे बड़े लीडर हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रही, लेकिन इतने बड़े जो इस देश में आज़ादी के आंदोलन में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ने वाले लोग थे, आदिवासियों के लिए लड़ने वाले लोग थे, उस आंदोलन के दबाव में कुछ कानून बने। वैसे कुछ वकील रहे हैं जो आज भी हैं, जो लोग मजदूरों के बारे में सोचते हैं, न्याय के बारे में सोचते हैं कि भाई मजदूर को भी न्याय मिले, इतना शोषण ना हो। तो वैसे तमाम लोगों के प्रयास से कुछ अगर कानून बने थे और उस कानून को आप ख़त्म कर रहे हैं और नए गुलामी के कानून ला रहे हैं, जिसके बारे में अंबेडकर ने कहा था कि ये होगा तो ये डिक्टेटरशिप ऑफ द एम्प्लॉयर होगा और हमारे मजदूरों को गुलाम बनाया जाएगा। तो इस पूरे मामले को नाम दे रहे हैं कि ये डीकोलोनाइजेशन हो रहा है। अब इतनी बड़ी साजिश, तो इस साजिश में हमारे सामने फिर कैसे हम पलटवार कर सकते हैं, आज़ादी के आंदोलन के उन तमाम धाराओं को फिर एक दूसरी आज़ादी के लिए एक लड़ाई में कैसे ला सकते हैं, ये मेरे ख्याल से कम्युनिस्टों के सामने बड़ी चुनौती है कि कैसे हम लोग इस पूरे काम को आज कर पाएंगे। इसलिए जब हम कहते हैं कि संविधान की रक्षा, जब हम कहते हैं कि ये कानून नहीं वो कानून, वो सब कोई छोटी छोटी लग सकता है कि कोई छोटी छोटी बात है, एक अलग अलग मुद्दा है। सबको जोड़ करके देखिए तो आपके सामने ये बड़ी चुनौती है कि जो कहीं लोग थे नहीं वो आकर के इसमें कूद गए और पूरे हर कुछ अब कब्जा कर रहे हैं। पूरे देश के राष्ट्रवाद की नई परिभाषा हिंदुत्व ही है, हिंदू नेशनलिज्म, भारत की नई परिभाषा, भारत के बारे में नई कल्पना, पूरे राज्य का एक तरीके से रिस्ट्रक्चरिंग, सारे इंस्टीट्यूशंस को बदल देना। तो ये इतना बड़ा एक डिस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और इसको बता रहे हैं कि हम रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन को रिकंस्ट्रक्शन बता रहे हैं। एंटी कॉलोनियलिज्म को ख़त्म करके जो आज साम्राज्यवाद के दलाल है, उस दलाली को डीकोलोनाइजेशन बता रहे हैं। तो इतना बड़ा जो देश में जिसको प्रतिक्रांति जो हो रही है, तो अगर आज कोई क्रांति की बात होगी तो इस प्रतिक्रांति को तो रोक के ख़त्म करके ही ना कोई क्रांति आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए सबके सामने आज हमें लगता है कि एक सबसे बड़ा चैलेंज आया कि मैक्रो लेवल पर अगर हम सोचें तो ये डेमोक्रेसी, ये आज़ादी, वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो पूरे इंडियन रिपब्लिक, वो प्रीएम्बल के पहले पन्ने का वो जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक शब्द, उन शब्दों से हमें कोई दिक्कत नहीं है। सोशलिस्ट, सॉवरेन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, किसी एक शब्द से कोई हमारी कोई बहस नहीं है। बीजेपी वालों की बहस हो सकती है, वो सेकुलर और डेमोक्रेटिक, सेकुलर और सोशलिस्ट नहीं चाहते। ये कहते हैं कि ये इमरजेंसी के दौर में आया था, 42nd अमेंडमेंट में आया था, इसीलिए नहीं चाहिए। तो 42nd अमेंडमेंट तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी आया था, सिर्फ सेकुलर और सोशलिस्ट तो नहीं आया था, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी आया था। तो उसको भी ख़त्म कर दो। अगर पूरे 42nd अमेंडमेंट को आपको ख़त्म करना है, वो 42nd अमेंडमेंट के नाम पर बात तो वो नहीं है, बात है आपको सोशलिज्म से, सेकुलरिज्म से प्रॉब्लम है, इसीलिए आप उसको बदलना चाहते हैं। तो एक तो बड़ी लड़ाई है, और दूसरा शॉर्ट में एक बात जो हम कहना चाहते हैं कि भाई कम्युनिस्टों के सामने जो लोग कहते हैं कि कम्युनिस्ट आंदोलन इसलिए नहीं चल पा रहा है कि कम्युनिस्ट जो है क्लास स्ट्रगल की बात करते हैं, और ये हिंदुस्तान है, यहाँ क्लास चलेगा नहीं, यहाँ क्लास चलेगा नहीं। ये जो एक बात है जो इतने बहुत गहराई तक स्थापित है, इसको भी रिविजिट करना ज़रूरी है। और इसमें ज़रूर हम कम्युनिस्टों की भी कुछ कमी है कि हमने क्लास स्ट्रगल को जिस रूप में समझा और जिस रूप में शायद उसका प्रैक्टिस किया, वो उसमें एक संकीर्णता है, उसमें एक आर्थिक दायरे की ही बात है। और क्लास को सच में
ठीक से समझना और क्लास स्ट्रगल को ठीक से समझना बहुत, हमें लगता है कि बहुत बुनियादी बात है। एक हिसाब से अगर आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे, फर्स्ट सेंटेंस है कि सोसाइटी जो है वो क्लास से है, तो सोसाइटी इससे क्लास है, इसका मतलब क्लास एक सोशल कैटेगरी है। तो अगर सोशल है तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम उसको कहाँ से उसको बिल्कुल एक एब्स्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, एक एब्स्ट्रक्शन करके, और ऐसे एक क्लास की कल्पना करते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट में ही आपको मिल सकता है, कॉन्क्रीट में आपको मिलेगा नहीं। तो क्लास स्ट्रगल का तो काम है कि भाई कॉन्क्रीट में अगर हमको समाज को बदलना है, तो ये तो कोई एब्स्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस तो है नहीं, इट्स ए कॉन्क्रीट एग्जिस्टेंस। तो उस कॉन्क्रीट चीज़ को समझना, पकड़ना, उसको बदलना, तो इस रूप में अगर हम लोग लेंगे। दूसरा, क्लास स्ट्रगल की अगर बात करें, बहुत बेसिक बात है, लेनिन के हर रचना में हर जगह कह रहे हैं कि क्लास स्ट्रगल का मामला क्या है। वो थोड़ा ही है कि सिर्फ कैपिटल और वर्कर के बीच की लड़ाई है। हम जब कैपिटल के खिलाफ वर्कर की लड़ाई होगी, मजदूरी की भी आंदोलन, उसको हम कह देंगे हाँ ये बड़ा अच्छा क्लास स्ट्रगल है। और कोई सोशल ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई है, उसको हम समझ नहीं पाते कि क्लास स्ट्रगल है। तो हम आर्थिक कुछ लड़ाई को, किसान अगर कुछ ज़मीन बचाने की बात करे और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए लड़े, क्योंकि किसान है इसीलिए वो क्लास है, वो मजदूर है इसीलिए क्लास है। जबकि क्लास स्ट्रगल वो बिल्कुल, अगर आपको पावर से लड़ना है, पावर से लड़ना है, ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना है, वो पावर जैसे जैसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, उसके हर जगह उसके खिलाफ आपको खड़ा होना है। यही तो क्लास स्ट्रगल है। और इसीलिए उसी क्लास स्ट्रगल में हर रचना में हमें देखते हैं कि उसमें पॉलिटिकल आयाम है, उसका कल्चरल आयाम है, उसका आइडियोलॉजिकल आयाम है। इसके बगैर तो कोई क्लास स्ट्रगल होता ही नहीं है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं शायद हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि हमारे क्लास स्ट्रगल के जो समझदारी है और जो प्रैक्टिस है, उसमें एक तरह का मैकेनिकल, थोड़ा सा एक लिमिटेड, थोड़ा एक यांत्रिक किस्म की सोच हावी रही है। और इसको अगर बदलना है तो हमें तो बार बार लगता है कि क्लास को वो कैटेगरी है, एक सोशल कैटेगरी है और एक कॉम्प्रिहेंसिव कैटेगरी है। तो क्लास के कॉम्प्रिहेंसिवनेस को अगर समझना है तो उस बड़े सी के लिए उसके साथ 2 और सी चाहिए और 2 जी चाहिए, जिसके बगैर वो क्लास होता ही नहीं है। तो जो 2 और सी चाहिए, उसमें एक हम कहेंगे कास्ट, एक कहेंगे कल्चर। इसके बगैर आप उसमें जा ही नहीं सकते। अब बाबा साहब आम्बेडकर जब कह रहे हैं कि कास्ट जो है इट्स नॉट डिवीजन ऑफ लेबर, इट्स डिवीजन ऑफ लेबरर्स, तो क्या कह रहे हैं? इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हमें लेबर को यूनाइट करना है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाए थे, लेबर को यूनाइट कैसे करेंगे? लेबर को यूनाइट कैसे करेंगे अगर वो सारा लेबर अगर कास्ट में बटा हुआ है और वो तमाम कास्ट के जो सिस्टम है, उसके चलते जो पूर्वाग्रह है, उसके चलते जो प्रिविलेज है, उसके चलते जो अहंकार है, और वो तमाम चीज़ें अगर उसको हम आत्मसात करके उसको अपने अंदर लेके हम अगर हैं, तो अब तो वो हम यूनाइट ही नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब है कि एंटी कास्ट स्ट्रगल, एंटी कास्ट बेसिस पर ही तब वो यूनाइट होगा। ये सारे लोग जो लेबर यूनाइट होगा तो एंटी कास्ट बेसिस पर होगा। तो एंटी कास्ट स्ट्रगल ये क्लास स्ट्रगल का बहुत बड़ा मामला है। कल्चर की बात अगर हम करेंगे, भारत जैसे देश में इतना भाषा है, अलग अलग धर्म है, और आज अगर फासीबाद सच में कुछ अगर किसी उसके सामने कोई अगर अवरोध है, उसके सामने कोई रुकावट है, वो है साउथ इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में, जहाँ कल्चरल डोमिनेशन अभी भी उसके पास नहीं है। पूरा नॉर्थ इंडिया को उसने लगभग कब्जा कर लिया है। इसमें कल्चरली लोगों को बहुत डिफरेंस नहीं दिखता है। हाँ, असम में एक असमीज नेशनलिज्म हुआ करता था, उसका कंप्लीट हिंदुआइजेशन कर दिया। असमीज नेशनलिज्म को उसने अपने हिंदू नेशनलिज्म में कब्जा कर लिया। बंगाल के नेशनलिज्म, बंगाली नेशनलिज्म अभी भी लड़ रहा है, उसका भी ज़बरदस्त हिंदुआइजेशन हो रहा है। और वंदे मातरम पर वैसे ही फिजूल की बहस नहीं इन लोगों ने खड़ी की। वो बंकिम चंद्र से, श्यामा प्रसाद से वो काम नहीं होगा जो काम बंकिम चंद्र से होगा। उस काम को करना चाहते हैं। दक्षिण में आप चले जाइए, तमिल नेशनलिज्म अभी भी लड़ रहा है, द्रविडियन आइडियोलॉजी अभी भी लड़ रही है, लेकिन उसके अंदर से भी पूरी कोशिश जारी है। तो हमें लगता है ये जो पूरे कल्चर देश में, इसको क्या हम क्लास स्ट्रगल के हम अलग करके देखेंगे
कि भाई उस समय इप्टा के लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया था, अच्छा हुआ था। उस समय बॉलीवुड की पूरी शुरुआती दौर के उसके पूरे कल्पना, उसकी इमेजिनेशन, उसकी भाषा, उसके सारे गीत ये कम्युनिस्ट आंदोलन से निकल करके आए थे। अगर इतना ज़बरदस्त कल्चरल हमारा था तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? आज इस पूरे हिंदुआइजेशन के, हिंदुत्व के खिलाफ वो अल्टरनेटिव कल्चर को हम क्यों नहीं, उस इमेजिनेशन को, उस चीज़ को, आवेग को अपने क्लास स्ट्रगल में ला सकते हैं? और 2G की हम बात कर रहे हैं, जेंडर और जनरेशन। जेंडर और जनरेशन जिसके बगैर हम हमारा पूरा क्लास स्ट्रगल वो बिल्कुल वो पुरुषों का क्लास स्ट्रगल है। वो हम वर्कर की जो बात करते हैं उसमें हमें अलग से हम कहते हैं कि ये वर्किंग वीमेन है। वर्किंग वीमेन क्या है? हर वुमेन जो है वर्किंग है, कौन नॉन वर्किंग वुमेन है? तो वीमेन वर्कर्स हैं ज़रूर। और वो आज हमें लगता है कि आज शायद बड़े दायरे में वर्किंग क्लास मूवमेंट को भी फिर से विजुअलाइज करने, और शायद यही स्कोप हमें मिल रहा है। लेबर कोड और कुछ नहीं, लेबर कोड सिर्फ पुराना जो था वो चला जा रहा है, वो नहीं, हमें नया चाहिए। ये मनरेगा चला गया या अभी आ गया क्या, ग्राम जी राम हम नहीं कहते, हम ग्राम कहते हैं, है ना। जी राम जी, जय श्री राम बोलने की क्या ज़रूरत है? ग्रामीण मजदूर के लिए है, उसमें जी राम का मतलब हुआ ग्राम, तो ग्राम जी इसमें आ गया है। तो वो जो आप कर रहे हैं, दरअसल हमें तो जो मनरेगा का जो आइडिया था, वो आइडिया क्या था? डिमांड ड्रिवन बनेगा, जितना काम आपको चाहिए आपको मिलेगा। उसको पहले ही रोक दिया गया कि 100 दिन मिलेगा, तो हम लोग चाह रहे थे कि कम से कम 200 दिन मिले। कोई मिनिमम वेज उसमें नहीं मिलता था, मिनिमम वेज से बिलो सब मिनिमम वेज लोगों को मिलता था। तो हम इसके लिए चाह रहे थे कि उसका मिनिमम वेज हो, उसका वेज इंक्रीज हो। तो हमें तो मनरेगा, एक स्ट्रॉन्ग यूनिवर्सल मनरेगा चाहिए था, और उसके जगह पर आप उसको पूरी तरह से ख़त्म करके एक नया कानून दे रहे हैं कि ये ले लो, ग्राम जी ले लो और इसी से आपका चलेगा। तो हमें लगता है कि अगर किसान 3 कानून के खिलाफ इतना बड़ा एक किसान आंदोलन साल भर चला और किसानों ने अपनी ताकत दिखलाई और इन 3 कानूनों को वापस करना पड़ा, क्या हम ये सोच नहीं सकते कि ये लेबर कोड को लेकर के और ये ग्राम जी, इसके खिलाफ बिल्कुल ग्रामीण मजदूर, तमाम असंगठित मजदूर, महिला मजदूर पूरे देश में, जिनको वो देखिए वो कोशिश कर रहे हैं ये लेबर कोड में वो कहने की उनकी कोशिश है कि देखो हम सब किसका कवरेज बढ़ा दिया, सबको दे रहे हैं, इसमें गिग वर्कर तक है, इसमें भी बोल रहे हैं कि हम देखो 100 दिन था, हमने इसको 125 कर दिया। तो वो इसको दूसरे ढंग से पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको पूरी तरह से ले जाएं तो मेरे ख्याल से आज तो एक बहुत बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया में मेहनत कशों के एक बड़े उभार हम उसको पैदा कर सकते हैं, एक बड़ा प्रतिरोध खड़ा कर सकते हैं। उसके सारे मुद्दे हमारे सामने तैयार हो रहे हैं जिसको लेके हम लोगों को पढ़ना चाहिए। और इसीलिए बिल्कुल हम तो ये कहेंगे कि इसमें डिमोरलाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहने लगे हैं कि भाई आप बचा क्या, अब तो तिरुवनंतपुरम भी शशि थरूर ने उनको दे दिया है, तो वो भी उनके हाथ में चला गया। और कल केरल का चुनाव होगा तो आखिरी जो सरकार अभी लेफ्ट के नाम पर बची हुई है, शायद ये सरकार भी नहीं रहेगी। तो लेफ्ट के पास तो कोई सरकार नहीं होगी। माले वाले 12 MLA जीते थे, अब 12 से 2 पर आ गए हैं। सांप सीढ़ी के खेल में वो सीधा एकदम नीचे आ गए हैं 2 पे, तो रहा क्या? तो कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन के पास अब कुछ रहा नहीं, और RSS के बारे में बड़ा महिमा मंडन हो रहा है कि देखो कैसे कैसे कर दिया, कितना बड़ा नेटवर्क बना दिया, कितने जम के काम करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, जनता से कितने जुड़े हुए हैं। इसमें से थोड़ा बहुत सच होगा, बड़ा हिस्सा झूठ है, बड़ा हिस्सा झूठ है। ऐसा RSS में कुछ भी नहीं है। आप वो सत्ता लेकर के तिक्रम, नफरत, झूठ, इसके सहारे इन्होंने बड़ा खड़ा कर दिया है, उसको बिल्कुल सामने से लड़ने की ज़रूरत है। तो हमें लगता है कि इस पूरे दौर में 100 साल के कम्युनिस्ट आंदोलन ने जो कुछ भी दिया उसके वो ज़बरदस्त उत्तराधिकार है हमारे पास। बहुत कुछ दिया आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी के बाद हर तरह के देश में। अगर हम फेडरलिज्म की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि आज़ादी में हमने सिर्फ अंग्रेज़ों को नहीं भगाया,
वो प्रिंसली स्टेट्स को भी ख़त्म किया, फ्यूडल मोनार्की को भी ख़त्म किया, एक पूरे देश में नेशनल यूनिटी का एक आधार तैयार किया। तो अब तेलंगाना की बात करेंगे तो कम्युनिस्टों की बात होगी, जबकि अगर कम्युनिस्ट अगर ठीक से तेलंगाना की बात अगर नहीं करेंगे तो तेलंगाना का भी हिंदू इंटरप्रिटेशन करके उसको पूरे निज़ाम के खिलाफ, राजाकार के खिलाफ, वो बिल्कुल उसको भी हिंदू जागरण बना देने में उनको देर नहीं लगेगी। वो काम जारी है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है जो उमा चक्रवर्ती जी जो बोल रहे थे कि वो तेलंगाना का हिस्ट्री, ये इतिहास, इसलिए इतिहास जानने के लिए नहीं, आज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना दुरुपयोग हो रहा है। इतिहास को उसने हथियार बना लिया। आज के उसके तमाम जो चारों तरफ की गंदगी है और जो विध्वंस लाना चाहते हैं, इसके लिए इतिहास को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें भी तो अपने इतिहास को हथियार के रूप में बिल्कुल इस्तेमाल करना होगा। तो इसलिए आज एक बहुत ज़बरदस्त एक उत्तराधिकार को लेके अब नई सदी हमारे लिए है। 100 साल के इतिहास पूरे हो रहे हैं, तो अगले 100 साल में चीज़ों को पलट देना है। 100 साल इंतज़ार करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो हमारे लिए जो नई सदी शुरू हुई है इसकी बात। और शायद ये हमारे सामने एक मौका भी हो सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला था एक तरीके से आज़ादी के साथ मिल गया था। कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया, वोटिंग राइट मिल गया, बिना बहुत उसके लिए अलग से बहुत लड़ना नहीं पड़ा, जिसके लिए दुनिया में कितने हिस्से में लोगों को कितनी लंबी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। अमेरिका में काले लोगों को 60 के दशक में आकर के वोटिंग राइट मिल पाते हैं। तो हमारे यहाँ शुरू से सारा कुछ था, तो जब तक शायद था हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे थे। आज अगर परिस्थिति हमें रोज़ बता रही है कि नथिंग कैन बी टेकन फॉर ग्रांटेड, जो कुछ भी आपके पास है, जिसको बचाना चाहते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, उसके लिए तो लड़ना ही होगा। और कोई रास्ता तो किसी के पास नहीं बचा है, किसी के पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। एक ही रास्ता है, सीधे संघर्ष का रास्ता। और इसीलिए हमें लगता है कि इस दौर में अब उस लड़ाई का मेथड क्या होगा, उस मेथड के चक्कर में पड़ने के बजाय संघर्ष के जितने तरीके हैं, और सही है हमने आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीके हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई एक्सपैंडिंग चीज़ है, वो भी कोई फ्रोज़न हो, कोई मनुस्मृति नहीं है। वो देश की ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर तमाम गलत काम अगर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का संशोधन करके फांसीवाद को अगर थोपा जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके किया, इमरजेंसी भी आया था तो कॉन्स्टिट्यूशनली था, तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन से ही क्रांति भी आ जा सकती है, कोई बात नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। क्योंकि अगर हमने कहा हमारा प्रियम्बल अगर कहता है सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमें यही तो चाहिए, हम इसके लिए लड़ेंगे, कंप्लीट जस्टिस के लिए लड़ेंगे, इक्वालिटी के लिए लड़ेंगे, सिवा इलेक्टोरल इक्वालिटी नहीं, कंप्लीट इक्वालिटी के लिए लड़ेंगे। तो हमें लगता है कि इफ़ यू टेक द कॉन्स्टिट्यूशन सीरियसली, उसको बस उसके कितने बाकी ने उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की विजन है, उस विजन को अगर सीरियसली हम लोग लें तो वो क्रांतिकारी है, उससे कम नहीं है। तो उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो नए दौर में बहुत ज़बरदस्त हमारे सामने चुनौती है, और बिल्कुल मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि आज के दौर में सब लोगों को साथ मिल के चलना ज़रूरी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अलग अलग पार्टियाँ क्यों हैं, एक पार्टी क्यों नहीं बन जाते हैं। वो ठीक है, अगर जैसे माहौल बनेगा एक पार्टी बन जा सकते हैं, एक पार्टी तो थे तो एक पार्टी फिर भी बन जाएंगे, लेकिन इसको पूर्व शर्त ना बनाएं कि ऐसा होगा तभी कुछ होगा। एक साथ काम करना शुरू कर दे, एक साथ चलना शुरू कर दे, सोचना शुरू कर दे, लड़ना शुरू कर दे, और एक साथ चलते चलते ही हम लोग इसको कर ले जाएंगे। कॉमरेड वीएम की बात से ख़त्म करते हैं। हम लोग अक्सर बहुत सोचते रहे हैं चीन का रास्ता, भारत का रास्ता, रूस का रास्ता, और रास्ता क्या होगा क्रांति का। तो उनका एक बहुत बार बार कहते थे कि अक्सर देखिए रास्ता जो है पहले से पता नहीं रहता है, रास्ता कोई पहले से पता नहीं रहता है कि आपको पहले से कोई रास्ता पता है उसी रास्ते पे आप चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अक्सर जहाँ सफल क्रांति हुई है, हो जाने के बाद अपने पीछे मुड़ कर के देखा, अच्छा इसी रास्ते से हम लोग आए थे।
पीछे से आपको रास्ता दिखता है, चलते समय आपको पता नहीं रहता कि आप कहाँ तक जाएंगे, किस रास्ते से जा रहे हैं। इसीलिए रास्ते के नाम पर भी कोई फेटिशिज्म, इस पर भी कोई फंडामेंटलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो भारत का रास्ता, जिस उबर खाबर रास्ते से हम लोग चल रहे हैं, इसी से तो रास्ता बन रहा है, रास्ता बनेगा। और हमें लगता है कि सबको रास्ते पे आने के लिए फासीवाद ने मजबूर कर दिया। हम लोग इस मजबूरी में है, मजबूरी को ही हम मजबूती बना लेंगे। और जो भी हमारे साथी जिस तरीके से भी लड़ रहे हैं, कितने सारे साथी जेल में, भीमा कोरेगांव के केस में अभी कितने लोग जेल में हैं, जो बाहर निकले हैं, बहुत सारे लोगों के ऊपर इतनी पाबंदी है, बात नहीं खुल के कर सकते हैं। जो दिल्ली दंगे के केस में कितने सारे लोगों को, अब तो यूएपीए अगर क्लीन एयर भी मांगेंगे दिल्ली में तो उसके लिए भी यूएपीए लगने लगा है। बिहार में हमारे 14 साथी टाडा में उनको सज़ा मिल चुकी थी, एक बिल्कुल फर्जी टाडा का केस था, और 2003 में, और अभी 14 में से 7 या 8 साथी उसी सज़ा कटते हुए जेल में गुजर गए हैं, जेल में ही आज हमारे बीच में नहीं है। तो कितने सारे साथी जेल में हैं, जो भी जैसे लड़ रहे हैं, कोई लिख रहे हैं, कोई यूट्यूब बना रहे हैं, कोई जेल में है, कोई संगठित कर रहा है लोगों को, जो जैसे लड़ रहे हैं, जो हथियार आपके हाथ में है। बस बात एक ही है कि आज के दौर में खामोशी की इजाज़त नहीं है, आज के दौर में तटस्थ रहने की इजाज़त नहीं है, आज के दौर में निष्क्रिय रहने की कोई इजाज़त नहीं है। ये दौर हम सब से मांग कर रहा है कि अगर जितनी आपकी ऊर्जा है, जितनी आपकी क्षमता है, जितने सोच सकते हैं, जितना लड़ सकते हैं, यही तो दौर है। और ठीक जैसे कम उम्र में भगत सिंह कितना दे के गए थे, तो इसी दौर में हमें लगता है कि कॉमरेड वीएम 50 साल की ज़िंदगी थी, 47 में पैदा हुए थे और 98 में चले गए। तो हम सभी लोग पूरी ताकत लगा करके लड़े और इस देश को एक बेहतर, एक समाजवादी लोकतंत्र के रास्ते पर ले जाए। और फांसीवाद से अगर दुनिया के कई देशों में अलग अलग दौर में लोगों ने निपट लिया है, शिकस्त दी है, ये बात हम लोग जानते हैं कि शायद फांसीवाद जो है वो चुनाव के रास्ते पर आता है, लेकिन जाना नहीं चाहता चुनाव के रास्ते पर, और जाना नहीं चाह रहा है, इसीलिए इतना एसआईआर, इसीलिए इतने वोट चोरी, इसीलिए इतना कुछ हो रहा है। लेकिन अगर इसको वापस तो करना ही है तो वो एक बड़ा जन उभार शायद चाहिए। चुनाव भी, छोटे छोटे चुनाव, शांतिपूर्ण चुनाव से शायद हम लोग जीत नहीं पाएंगे, कोई बड़ा जन उभार आएगा, उसी जन उभार में ही कोई जो चुनाव होगा, वो चुनाव भी शायद कोई क्रांतिकारी किस्म का चुनाव होगा, कोई उभार वाला चुनाव होगा। वैसे ही कोई बड़े उभार से जो लोग आए हैं, चुपके से आ गए, चुपके से तो नहीं, बोल के ही आए हैं और हमारे सामने आकर के सब कर रहे हैं, तो उनको हम लोग हटा पाएंगे। इसी के साथ 100 साल के कम्युनिस्ट आंदोलन के तमाम शहीदों को, तमाम हमारे नेताओं को और तमाम जिन लोगों ने अपने भागीदारी से, कुर्बानी से इन तमाम आंदोलनों का इतिहास लिखा है, उस महान जनता को लाल सलाम।